अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कराची में तारीख साज बारिश और उसके नतीजे में डूबता कराची। ये गवर्नेंस का जनाजा है जो करप्शन के कंधों पर निकल रहा है। कराची की आज जो सूरत हाल है वो सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस हमाम में सब नंगे हैं। ये चाहे कोई भी हुकूमत हो, कोई भी इंतज़ामी ढांचा हो, ये उसकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है जो आज कराची की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों में मौजूद पानी जो है वो आश्कार कर रहा है। कराची जो है वो इस वक्त एक झील का मंजर पेश कर रहा है जिसमें सड़कों के ऊपर रखे हुए कंटेनर तैर रहे हैं। लोगों का कीमती सामान जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया है कि पानी घरों के अंदर 3-3, 4-4 फुट दाखिल हो गया है। इसी तरीके से मार्केटों में, दुकानों में ये पानी जो है ये दाखिल हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये शहर जो कि पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ है, जो पाकिस्तान की मईशत का महवर है, उसको इस तरीके से ना सिर्फ ये कि नज़रअंदाज किया गया, बल्कि इस हद तक उसके साथ ज़्यादती की गई कि उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा गया कि वो मामूल से ज़्यादा बारिश को भी बर्दाश्त कर सके। इंतज़ामी ढांचा जो है उसने कोई सिस्टम जो है वो रहने नहीं दिया। चाइना कटिंग हो, नाजायज़ तजावज़ात हों, नाजायज़ कब्ज़े हों, नालों पर तामीरात हों, गैर कानूनी प्लाज़ों की तामीर हो, सीवरेज का कोई निज़ाम ना हो, निकासी आब का हर सिलसिला जो है उसको चोक कर दिया जाए, बल्दियाती निज़ाम जो है वो ना होने के बराबर हो, और ये बात कही जाए कि फ़ंड्स भी दिए जाते हैं, कराची की तरक्की के लिए बहुत काम भी किया जाता है, लेकिन ये सारे दावे खोखले साबित हुए और जो कुछ कहा गया वो आज बारिश के पानी में बह गया है। उसने हुकूमती कारगुजारी जो है उसको नंगा करके दिखा दिया है कि ये है आपका असल चेहरा। ये सूरत हाल जो है ये इससे 50% कम हो सकती थी। लोगों का इतना नुकसान नहीं हो सकता था अगर किसी मनसूबाबंदी को जो है मद्देनज़र रखा जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तरजीह दी जाती, अवामी मसाइल जो हैं वो तरजीहात में शामिल होते, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो सियासी हुकूमतों या आमरीतों का मतमाए नज़र होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर लोग आते हैं और सिर्फ अपने मकासद के लिए अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हैं, अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हैं। आज कराची जो है वो लावारिस है। वज़ीर आज़म गवर्नर को फ़ोन कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर का पता नहीं है। आज 3 पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों कहीं नज़र नहीं आ रहे। पहली 2 पार्टियां जो हैं वो इस जुर्म के शरीके कार हैं क्योंकि दोनों ने नाकाबिले चैलेंज इख्तियार जो है वो कराची के अंदर पाया है और उसका इस्तेमाल किया हुआ है। आज है, इनको शर्मिंदगी भी नहीं होती, इनको शर्म भी नहीं आती जब ये इस तरह के दावे करते हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसका तदारुक जो है वो होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो सियासी सूरत हाल दिखाई देती है उससे तो दिखाई यही देता है कि बारिश थमेगी, पानी उतरेगा और एक मर्तबा फिर जूं का तूं और जैसे का वैसा हो जाएगा। इसके साथ साथ हम इस पर भी आज बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो इस बात की निशानदही कर रही है कि हमारे माशी इशारिये जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मईशत जो है उसमें अब एक रवानी आना शुरू हो गई है, सूरत हाल बेहतरी की जानिब जो है वो गामज़न हो गई है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो वहाँ पे भी अभी तक मामलात अबतरी की निशानदही ही कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं इस पर बात करेंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब, मुमताज़ ताजर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, माहिर मुआशियात हैं। सिराज कासिम तेली साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। ये फरमाइएगा,
ये जो आज कराची का आप नज़ारा देख रहे हैं, ये जो सूरत हाल है, दिखाई तो ये देता है इस पर शर्मिंदगी किसी को नहीं है, इस पर भी सियासत होगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कराची का जो मईशत का हब है हमारा पाकिस्तान का, क्या किया जाए? पहली बात तो ये है, बड़ी मेहरबानी आपकी। पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने, जो हुकूमतों ने या हुकूमतें की है गुज़िश्ता 20 साल से, उन्होंने इस शहर के साथ जो नाइंसाफियां की है उसका ये नतीजा है। जो आज पानी इधर भरा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी हुआ है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, नालों का निज़ाम नहीं है, रोड वैसे ही नहीं खराब थे, और बहुत सारे इलाके जो कच्ची आबादियां थी उनको रेगुलराइज करके पॉलिटिकल नंबर बना के वोट बना के छोड़ दिया, मगर उन शहरों को या उस इलाकों को सही मानों में आबाद नहीं किया। सुजानी टाउन है, यूसुफ कोट है, जहाँ सीवरेज नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, और वो वहां पे 4 दिन से या 5 दिन से वहां पानी भरा हुआ है, और 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है, घरों में गया हुआ है, गरीब लोग वहां रहते हैं। अब ये सारा कुछ है ना, गुज़िश्ता 20-22 साल का नतीजा है। और 22 साल किसने हुकूमत की? पीपल्स पार्टी ने और MQM ने। और मुझे तो समझ में नहीं आता। अब एक ही रास्ता है जो मैंने बड़े दिनों से मैं कह रहा हूँ, आज फिर रिपीट कर देता हूँ, कि कराची को इनको आउटसोर्स करना पड़ेगा NDMA को और FWO को, और सुपरविजन देनी पड़ेगी इसकी फौज को, ताकि ये 5-6 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस बनाए। इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, आज रोड है ही नहीं। ऐसे ऐसे इलाके, आप मेन रोडों को छोड़ दे, शारा फैसल वगैरह को देखो, आप अंदर गलियों में जाए, वहां जीप नहीं चल सकती। इसमें सराज कासिम तेली साहब एक बात फरमाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि आप बतौर बिजनेसमैन, बतौर ताजर रहनुमा, क्या मुतालबा करेंगे कराची के हवाले से इस वक्त फौरी? भाई मैं तो कह रहा हूं ना, मैं एक हफ्ते से कह रहा हूं, और आज तो मेरा ये जो मेरी डिमांड है वो कंफर्म हो गई इस हालत को देख के, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से बनाना पड़ेगा पूरे शहर का। ये जो हाल है आज कराची का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना। इधर इधर रोड नहीं है, इधर ड्रेनेज नहीं है, या सीवरेज नहीं है, या कोई चीज सही नहीं है। और इधर जितना भी हुकूमतों ने हुकूमत की है, ये सिर्फ कराची से रेवेन्यू चाहिए। 70% रेवेन्यू हम देते हैं फेडरल हुकूमत को, और हम भी यहाँ पे 95% SRB को, सिंध हुकूमत को रेवेन्यू देते हैं, मगर वो इधर नजर नहीं आ रहा कहीं भी खर्च करते हुए। तो इसका ठीक है, क्या इलाज है? ये मैं हुकूमतों आता के सामने हूँ सिराज कासिम तेली साहब। अब इसमें डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि मेरा मतलब है, अब डिमांड आ रही है कराची को आफतज़दा इलाका करार दिया जाए, उसके बाद फ़ंड्स की तलबी होगी, फ़ंड्स भी शायद मिल जाएंगे। लेकिन आप चूँकि वाबस्ता रहे हैं सरकारी सूरत हाल के साथ, क्या कराची जो है तरजीहात में शामिल नहीं है कि एक पाकिस्तान का मरकज़ी ऐसा शहर है जहाँ पूरा पाकिस्तान चला जाता है, तो ऐसे शहर को जो आपका मईशत का हब भी हो, तरजीह नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो भैया बहुत अफसोस का मुकाम है ये, जी और ये मैं देयर कह इज रहा हूँ वर्चुअली नो गवर्नमेंट। क्लस्टर सिराज मैनेजमेंट। कासिम साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैंने डॉक्टर इशफाक से पूछा है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। सिराज साहब, मैं देयर आता इज हूँ आपकी वर्चुअल तरफ। जी डॉक्टर इशफाक साहब। देयर इज वर्चुअली नो गवर्नमेंट इन सिंध, नो गवर्नमेंट इन सिंध। लेट मी रिपीट थर्ड टाइम, देयर इज नो गवर्नमेंट इन सिंध। उधर कोई हुकूमत नहीं है, ये फ्री फॉर ऑल हो गया है। बस जिस तरीके से चल रहा है बस चल रहा है। तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे बड़ा हैरत होता है, अफसोस भी होता है कि जब उनके 3-4 वज़रा, कोई स्पोक्स पर्सन है, कुछ एक और भी साहब हैं, हर रोज़ टीवी पे आते हैं और ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि मतलब ये एक समझ में नहीं आता कि वो लोग मजाक कर रहे हैं कौम के साथ में या वाकई सही बातें कर रहे हैं। उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। वो कहते हैं कि जी आप लोग टीवी पे दिखाते हैं जहां पानी ज्यादा है वहां पर दिखा देते हैं। यार सारा पूरा शहर डूबा हुआ है।
वो खुद अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, यकीन करें आप। वो घर से, आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कोई नजर नहीं आ रहा, वो घर से निकले कैसे अपने? उनके शलवार गंदे हो जाएंगे जनाब, उनके सूट गंदे हो जाएंगे, इसलिए वो घरों के अंदर बंद है। तमाम वज़रा भी घर में बंद है, इसलिए कोई आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो निकल नहीं सकते वहां से। लेकिन जब आएंगे तो फिर देखें कि क्या बातें करेंगे। तो कहने का मतलब है कि देयर इज नो वर्चुअली गवर्नमेंट इन सिंध। हुक्मरान बेबस हो चुके हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। कराची जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक है। कराची पाकिस्तान की मईशत का दिल है। कराची इस वक्त भी 65 से 70% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट को देता है और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को देता है। वो सिंध गवर्नमेंट सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना जानती है, उसको अपने लिए जहां जिस तरीके से भी वो चाहे वो खर्च करें। जहां से जो सोने की जो अंडा दे रही है उस मुर्गी का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन सिर्फ अंडा निकाले चले जा रहे हैं, उस रोज अंडा ले रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी चैन की नींद सो रही होती है, चैन की नींद, सब सोए हुए हैं, बिलीव मी, सब सोए हुए हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ इसके जिम्मेदार नहीं है, हम सब हैं। हम एज ए बहसियत कौम पाकिस्तानी, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सब अपने टीवी पे देख रहे हैं और सब हम खामोश बैठे हैं। कोई कहता है कि जी खाना डॉक्टर पहुंचाओ इशफाक तुमको, साहब, कोई कहता है। जी देखिए, डॉक्टर इशफाक साहब मैं आता हूं, पहले आपको बता दूं, एक सेकंड जुमला मुकम्मल कर लूं मैं। कराची की जो है ना सफाई, ये इसका हल नहीं है, सिस्टम की सफाई का है, इसका हल है। कराची की सफाई से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम की सफाई चाहिए, सिस्टम की। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब सिराज कासिम तेली साहब, हम ज़रा आगे बढ़ें। हुकूमत ये कह रही है कि मईशत के इशारे जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। उनका इशारा जो है वो तरसीलात ज़र में जो इजाफ़ा है, उनका इशारा जो है वो तिजारती खिसारे में जो कमी है उसकी बुनियाद पे है, और उनका इशारा जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से है। लेकिन आप क्या समझते हैं, वजह क्या है कि हुकूमती दावे और ज़मीनी हकायक में मिलाप क्यों नहीं आ रहा? देखें, इसमें तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब है कि ये लोग जो भी इस वक्त हुकूमत की इकोनॉमिक टीम है, इनका फोकस लिमिटेड है। इनका फोकस सिर्फ कहते हैं ना एक्सपोर्ट पे है। एक्सपोर्ट क्या है, 8-9% है आपकी इकोनॉमी का, और बाकी इंडस्ट्री पे नहीं है। प्लस इसी तरह जो स्टेट बैंक ने कुछ स्कीमें दे दी, उसका फोकस है कि वो कुछ ओवरसीज वालों के लिए है या फिर बड़े लोगों के लिए है, इसलिए कि जो ऑलरेडी बैंकों से काम कर रहे हैं एसएमईज के लिए नहीं है। तो एक्चुअली देखा जाए तो देखें, जीडीपी की पोजीशन आज देख ले आप, वो -0.4% है। तो ये अभी जीडीपी को रिवर्स करने में टाइम लगेगा, और ये लोग जो चीजें कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो इनको कोरोना की वजह से रिलीफ देनी चाहिए थी वो भी नहीं दी। इनका फोकस एक है उस पे, अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट भी शायद बढ़ जाएगा, मगर एक्सपोर्ट जो बढ़ा है वो मॉनेटरी बढ़ा है डिवेल्यूशन की वजह से, वो भी उतना नहीं बढ़ा जितना डिवेल्यूशन हुआ है। क्वांटम वाइज नहीं बढ़ा, क्वांटम वाइज बढ़ना चाहिए। और रेमिटेंसेस वगैरह आ रहे हैं जिसपे बहुत शोर हो रहा है, तो वो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह ये है कि वो लोग बेचारे जो बाहर काम करते थे, आज उनकी नौकरियां खत्म हो गई है, तो वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के जो पैसे हैं वो भेज रहे हैं पाकिस्तान को। और ये जो अमाउंट कह रहे हैं कि इतना 23 अरब वगैरह आ गया, ये मैं समझता हूँ एक आध महीना और आ जाएगा, फिर बाद में ये स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग वापस आ गए हमारे कोरोना की वजह से। तो एक्चुअली इनकी बातों का रिजल्ट मैं समझता हूँ कि अभी 1-2 महीने और जरा देखें,
तो सारा सामने आना शुरू हो जाएगा कि क्या ये कह रहे हैं वो सही है या गलत है। अच्छा, अब डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि दो चीज़ें जो हैं जिनके बारे में ये बात कही जा रही है कि बरामदात का इजाफा इसलिए इस महीने हुआ कि पीछे जो ऑर्डर्स रुके हुए थे वो भेजे गए। अब जो सिराज कासिम तेली साहब बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो नौकरियां चली गई हैं, लोग अपने जमाशुदा पैसे भेज रहे हैं, उसकी वजह से ये तरसीलात ज़र में भी इजाफा है, ये आगे जाके कम हो जाएंगे। तो ये जो फिर जो हुकूमत बात कर रही है ये तो फिर शॉर्ट लिव्ड होगी, तो इसके तो आगे फिर असरात और ख़राब होंगे। देखिए, मैं अब तक हाफ डजन इंटरव्यू दे चुका हूँ और हर इंटरव्यू में मैंने ये बातें की है और बार बार रिपीट करते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेसिकली हुकूमत वक्त अंडर प्रेशर है और इतने ज़्यादा प्रेशर है और इकोनॉमी की वजह से प्रेशर में है कि वो कहीं से भी किसी तरीके से भी कोई खबर आ जाए उसको इतना ज़्यादा बढ़ा कर बयान करते हैं कि मुझे शर्म आने लगती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसकी वजह यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये बातें कर रहे हैं या उनके वज़रा ये बातें कर रहे हैं, देखें अगर आप जायज़ा लें तो हमारी इकोनॉमिक टीम और जो वज़रा हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को खुश करने के लिए ये सब नंबर उनको जाके कान में देते हैं। लफ्ज़ पे गौर करें, खुश करने के लिए उनको कहते हैं। जहां से कोई खबर मिली, जिसको कहीं से मिल जाता वो भागता है पीएम के पास में और कहता है सर देखिए ये हो गया है और बस हमारी मईशत आसमान पे अब जा रही है। प्राइम मिनिस्टर को बेचारों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं, उन्होंने उठाकर ट्वीट कर दिया, वो अपने वज़रा पे बिलीव करते हैं। तो वज़रा का कारोबार यही चल रहा है कि एक आदमी को खुश करके रखो, इधर उधर से खबरें दे दो ताकि हमारी नौकरी कायम रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। रेमिटेंस 2.7 या 2.8 बिलियन डॉलर जुलाई के महीने में आया। यार एक अंधे को पता है कि फ्लाइट भर भर कर हमारे लोग वहां से आ रहे हैं और एक रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। जो लोग वहां काम कर रहे थे वो मंथली रेमिटेंस तो भेजते थे अपनी फैमिली को, पैसे वहां रखते थे अपनी सेविंग। अब चूंकि उनके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी हो रहा है और वो उनकी जो सेविंग थी वो लेकर आ रहे हैं वापस। ये सारे बेरोजगार हो चुके हैं वहां से, तो वो अपनी सेविंग लेकर आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर को खुद भी सोचना चाहिए, ये कॉमन सेंस की चीज है। दूसरी चीज है एक्सपोर्ट्स। हम सबको पता है कि मार्च के बाद से जितने भी इस कंसाइनमेंट जो जा रही थी बाहर, हमारे एक्सपोर्टर हजरात जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो इंपोर्टर थे उन्होंने कहा कि रोक लें, अभी अपने कंसाइनमेंट ना भेजें क्योंकि पोर्ट पे हमारा बंद हो चुका है, एक्टिविटी बंद हो गई है, पोर्ट पे सामान आ गया तो डैमेज लगता रहेगा हमें, आप ना भेजें आप। अब चूंकि हालात थोड़ा खुले हैं, हमारे यहाँ भी खुल गए हैं, बाकी मुल्कों में भी खुल रहे हैं, तो अब ये कंसाइनमेंट जा रहा है, ये बैकलॉग है जो क्लियर हो रहा है। इसीलिए जुलाई के महीने में एक्सपोर्ट बढ़ा 6%, ये बैकलॉग है। हमने तालियां बजा दी क्योंकि अच्छी खबरें नहीं मिल रही होती है, इसी पे खुश हो गए हम। इसके अलावा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। बाबा करंट अकाउंट सरप्लस तो मैं अगर मुल्क की इकोनॉमी को मैं बंद कर दूं तो ये सरप्लस ही होगा करंट अकाउंट। और ये मैं डे वन से कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमने करंट अकाउंट को हैंडल किया है उसने पाकिस्तान में 10 से ज्यादा मसाइल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं पैदा किए। मैं डॉक्टर इशफाक साहब मैं आता हूं इस तरफ, लेकिन जी डॉक्टर साहब मैं आता हूं इस तरफ, लेकिन सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइएगा कि अब ज़रा हम ये देखें कि जो जमूद है मईशत के अंदर, ज़ाहिर है आप कराची में बैठे हुए हैं, सनती हब है, हमारा जो सनती एक्टिविटी है, आप समझते हैं कि उसके अंदर वो रिवाइवल आया है जिस तरफ हुकूमत ये कह रही है कि मईशत जो है वो बहाली की तरफ चलना शुरू हो गई है? देखें, पहली बात तो ये है कि कराची में 26,000 इंडस्ट्रीज है, 26,000, 7 इंडस्ट्रियल जोन है और इस वक्त इनकी जो हालत है
इसमें मेजोरिटी तकलीफ में है, मेजोरिटी नुकसान में चल रहे हैं। कुछ कोरोना की वजह से, कुछ बारिशों की वजह से और सीजन के चक्कर में। हालांकि काम हो रहा है मगर बहुत कम हो रहा है, आग तकलीफ में। दूसरी बात यह है कि ये जो इंडस्ट्रीज है, इनको कोई किस्म का टेका नहीं मिला जो मिलना चाहिए। अब वो कोरोना पे से फारिग होके वापिस शुरू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिवाइव हो जाएगी। इसलिए कि रिवाइवल में टाइम लगेगा, मगर कोशिश कर रहे हैं। अब इसको देखना तो इसको इस एंगल से है ना। अब देखें, एक नया मसला रोज रोज आ जाता है। आजकल आपको पता होगा कि जीआईडीसी का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब अखबारों में ऐड कर देख रहे होंगे, हर इंडस्ट्री अफेक्टेड है। पहले कोरोना की वजह से ऑलरेडी तकलीफ में थे, कैश फ्लो नहीं था, नुकसान हो रहा था। इतने अरसे फैक्ट्रियां बंद रही और तनख्वाहें दे के अपने नौकरों को रखा। इसलिए रखा कि यहाँ पे मुराद अली शाह ने एक ऑर्डिनेंस भी निकाल दिया कि हम नौकरी से नहीं निकाल सकते। उसके बावजूद अब ये फारिग नहीं हुए तो अब जीआईडीसी आ गया। अब वो 417 अरब रुपए वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री से लेना है उनको। अब वो बैकडेट से लेने, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? इंडस्ट्री पहले तकलीफ में है। तो एक तरफ से तो आप इंडस्ट्रियों को बंद करने की धमकी दे रहे हो, और बिजली का रेट महंगा कर रहे हो, आप गैस का रेट महंगा कर रहे हो, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जा रहा है, और आप कह रहे हो रिवाइवल हो रहा है। तो मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा, या तो मेरी भूल हो रही क्या है। मैं इस पे मेरा एक सवाल है जी सराय साहब, मेरा एक सवाल है लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें डॉक्टर इशफाक साहब, मैं वो जीआईडीसी वाला जवाब तो सिराज साहब से ही लूँगा, लेकिन ये फरमाइएगा कि अब ये जो मनफी ग्रोथ है, देखें ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी ये इस बात की गम्माज़ी होगी कि आपकी मईशत के अंदर हलचल नहीं है। अब हुकूमत जो है, क्या आप समझते हैं कि उसके इक़दामात जो हैं वो ऐसे हैं कि ग्रोथ के अंदर जो है रिवाइवल हो सके? प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, इकोनॉमिक टीम भी कह रही है कि हाँ, आगे बेहतरी की तरफ जो है वो जाएगा मामला, ग्रोथ बढ़ेगी। आपका जो सवाल है कि ग्रोथ के हवाले से, देखें ग्रोथ जो है ना, दुनिया के 80% मुल्कों में ग्रोथ नेगेटिव है। 80% मुल्कों में, चाइना वगैरह ये एक एक्सेप्शनल है जहाँ इस पेंडेमिक के वजह के बावजूद भी 3-4% पॉजिटिव ग्रोथ होगा, लेकिन दुनिया में हर जगह नेगेटिव ग्रोथ है। पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में रिलेटिवली कम हुआ है। लेकिन क्या हम इकदाम कर रहे हैं? हम सब की ख्वाहिश है, हम सब की कोशिश है कि इकदाम होने चाहिए और इकॉनमी में बेहतरी आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम यहीं रहते हैं, हमारे बच्चे जब निकलेंगे यहाँ से, यूनिवर्सिटी से पास करके, उनको नौकरी उस वक्त मिलेगी जब मईशत का पहिया घूम रहा होगा। तो हमारा तो स्टेक है यहाँ पर। तो इसलिए हमारी कोशिश भी है कि हम ज़रूर होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है कोशिश, मेरा ख्याल में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम किए गए हैं, और होप इसी पे है कि इसकी वजह से अगर इंडस्ट्री रिवाइव होती है तो ये इस नेगेटिव जोन से भी हम आगे निकल जाएंगे। देखें, जहाँ पर अभी जो है, जिसको मैं कहता हूँ ना, इस वक्त इर्रेशनल एक्सूबरेंस है, बहुत ज़्यादा हम एक्सूबरेंस के शिकार हो चुके हैं। क्या कहते हैं उसको, हम बहुत ज़्यादा ये बता रहे हैं कि जी बस सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है ऐसा। मैं एक चीज़ बड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करके मैं कर रहा हूँ। वज़रा तो बेचारे ऐसे ही हैं सब, तालीम वालीम से इतना ज़्यादा नहीं है लगाव। देखें, जब किसी वजीर से पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं कि जी आपने बहुत कर्जा बढ़ गया, तो वो एक लफ्ज़ कहते हैं कि जी कर्जा इसलिए बढ़ा कि हमने कर्जे लिए हैं माजी के कर्जे को उतारने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा ये, और मैं भी सुनता हूँ।
मैं आज क्लैरिफाई करना चाहता हूं उन तमाम वज़रा को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी मैं बताना चाहता हूं कि सर, ये हर हुकूमत के वक्त ये काम करती है। जब भी डेट ड्यू होगा, उसकी पेमेंट होगी, आप बोरो करते हैं और फिर आप उसकी पेमेंट करते हैं। ये सिलसिला 1947 से चला आ रहा है, आपने कोई नया काम नहीं किया, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। दूसरी चीज ये है कि कर्जा जो है वो बजाते खुद एक नेट नंबर होता है। नेट, मिसाल के तौर पे अगर मुझे 5 अरब मुझे पेमेंट करनी है, कर्जे की अदायगी करनी है, तो मैं 10 अरब बोरो करता हूं। 10 अरब जब बोरो करता हूं तो उसमें से 5 में दे देता हूं। 5 बिलियन का कर्जा तो मैंने चढ़ा दिया। तो जब भी कर्जे का नंबर आता है, दोज नंबर्स आर एडजस्टेड फॉर डेट पेमेंट। तो ये कौम को मिसगाइड ना करो। पहले आप वज़रा हजरात से मैं कहता हूं, जो टीवी पे आके बोलते हैं, बयानात देते हैं, पहले अपने आप को एजुकेट करें आप, उसके बाद आके बोले। इस गवर्नमेंट को एम्बेरस ना करें, अपने प्राइम मिनिस्टर को एम्बेरस ना करें आप लोग। इस तरीके से बातें करने से कि कर्जा बढ़ रहा है। यस, कर्जा बढ़ा है। जब आप आए थे 96 बिलियन डॉलर का कर्जा था, आज जून खत्म हुआ है तो 113 के करीब बिलियन के करीब आ गया। 17 बिलियन आपने ऐड किया कर्जा, ऐड। इसमें ये नहीं है कि 17 बिलियन ऐड किया तो आपने माजी के कर्जे पेमेंट किए हैं। दिस इज ओवर एंड अबव ऑफ योर पेमेंट। ठीक है, एडेड 17 बिलियन। मैं डॉक्टर इशफाक साहब आता हूं क्योंकि अब जरा वक्त भी चल रहा है आगे। अब सिराज कासिम तेली साहब, आपने जीआईडीसी की बात की, वो हुकूमत का वो कसूर किसका है? आपने लोगों से पेमेंट्स ली, वो पेमेंट्स आपने नहीं जमा कराई, अब वो अगर मांग रहे हैं तो इसमें कसूर किसका है? मेरे एक बात समझ ले, मेरी बात सुने। पेमेंट हम लोगों ने से सबने लिए नहीं ली, ये अलग इशू है। देखो, अगर ली भी है, विजय बहुत कम नहीं लोगों ली ने है ना ली सिराज साहब, थे। इस बात का सुन तो लेना, इकरार करें, बहुत ली कम। है। नहीं, मेरी बात सुन। 500 नहीं किया लोगों ने, कॉस्ट में कवर नहीं किया बहुत से लोगों ने। और मैं ये कह रहा हूँ, मसला ये नहीं है कि आपने उसके पास ऑन किया नहीं किया। मसला पहला तो क्या है कि आप जिस पाइपलाइन के लिए लगाने जा रहे हो, वो पाइपलाइन किधर है, वो पाइपलाइन कहाँ तक लग गई। और वो पाइपलाइन आज भी उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है जितना आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 295 अरब आपके पास पड़ा हुआ है, आपने वो तो खर्च नहीं किया। आप दूसरा बर्डन डाल रहे हो, और दूसरे बर्डन जब डालोगे, और पाइपलाइन तो आपने बनानी नहीं है, कानूनी नहीं तौर पे सिराज आप कासिम तेली पाइपलाइन साहब, के अलावा सवाल यह है, खर्च नहीं कर सुप्रीम कोर्ट सकते। से आप मुकदमा हारे और वहां पे भी यही था कि यह हुकूमत का पैसे आपने लेके खुद इस्तेमाल कर रही है, दिया नहीं। अरे हम पहले तो सिंध हाई कोर्ट में हम केस जीत गए थे, सुन ले। अपील में कोर्ट में वहां गए, अभी हम वापस रिव्यू में भी जाएंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि अगर किसी ने लेके जमा रखे हुए भी है, तो मसला ये है कि उनको देना है नहीं देना। मसला ये है कि उसूली तौर पे वो सही है कि गलत है, लोड कितना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना बढ़ रहा है। आप देखें ना, गैस कितना बढ़ा दिया है इन्होंने ऑलरेडी। आप 700 750 से उठा के 1050 तक चले गए। तो ये हर चीज में कॉस्टिंग कॉस्टिंग कोई सोचता ही नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है। अब हर चीज महंगी होगी तो आप compete कैसे करोगे दुनिया में? और ये भी कॉस्ट में ही जाएगा ना। चलो, कुछ लोगों ने लेके रखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं रखा होगा, मगर उसूली तौर पे ये सही है गलत है, इसका ये फैसला होना चाहिए। आप समझे मेरी बात? मैं आता हूँ सिराज साहब। अब इसमें डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि आईएमएफ की सेकंड ट्रांच भी एक मुहिमा बनी हुई है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये मामलात आगे स्मूथली कोई चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो आप थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देख रहे हैं मुल्क के अंदर में, वो उस किस्म की हाराकारी नहीं देख रहे हैं कि सुबह उठे तो 10 रुपया करेंसी नीचे चला गया, शाम होते होते 2 रुपया वापस आ गया, फिर अगले सुबह में यही कैफियत है, फिर धड़ाधड़ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और बिजली की कीमत और गैस की कीमत बढ़ाने का कोई हिसाब ही नहीं था। इस वक्त नहीं है वो, जिसकी वजह से एक थोड़ी सी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है। लेट दिस कॉन्फिडेंस प्रिवेल। ये क्यों हो रहा है, ये मत भूलें कि आज जो स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है वो इसलिए आ रही है कि आईएमएफ का प्रोग्राम पिछले 6-7 महीने से सस्पेंडेड है।
ना बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, ना गैस की कीमत बढ़ रही है, ना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ना एक्सचेंज रेट में हाराकारी है। इसकी वजह से इस वक्त एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। यही चीज मैं प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहता था। उस वक्त भी बता रहा था कि सर अगर आप चले तो ये हाराकारी होगा, और वही हुआ। 2 साल। ये तो शुक्र करें कोरोना की वजह से दुनिया अंडर प्रेशर में आ गई है, IMF भी प्रेशर में आ गया और उसने रेजिस्ट नहीं किया ये इंटरेस्ट रेट को कट करने का, वरना हम सारा साल चीखते रहे कि इस इंटरेस्ट रेट को कम करें। मेरे साथ कासिम तेली साहब जो हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम में थे और हम दोनों ये कहते थे कि इंटरेस्ट रेट को कम करो, कोई नहीं कर रहा था। थैंक्स टू कोरोना कि जिसकी वजह से दुनिया में जीरो इंटरेस्ट रेट बल्कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे चले गए, तो IMF भी चुप हो गया और उसके बाद हमने धड़ नीचे किया है। एक्सचेंज रेट में भी उस तरीके से आपको वो खिलवाड़ नहीं हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे। इसने एक स्टेबिलिटी दी है। जिस दिन हमने IMF के प्रोग्राम को रिवाइव किया, वो खेल दोबारा शुरू होगा और दोबारा हाराकारी होगी और हम फिर इसी टेलीविजन पे बैठ के इंटरेस्ट रेट को कम करो, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाओ, यूटिलिटीज की प्राइसेस को कम करो, हमारी कॉम्पिटिटिव खत्म हो गई है इंडस्ट्रीज की, फिर हम यही डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि सर आपने देख लिया कि IMF का प्रोग्राम ना होने की वजह से, सस्पेंड होने की वजह से एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अब आपकी पॉलिसीज चाहिए, आप इंडस्ट्रीज का हाथ थामे, आप छोटे बिजनेसेस का हाथ थामे। ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले हैं, ये हैं, इनका हाथ थामे, इनको दें पैसे टाइम बाउंड करके, ताकि ये अपने कारोबार को शुरू कर सकें। दूसरी सबसे अहम चीज है, अगर आपने आगे बढ़ना है पाकिस्तान में, तो ये CPEC का सेकंड फेज शुरू हो रहा है। ठीक, इसको सीरियसली लें, सीरियसली लें। यही वो CPEC है। इस वक्त आप देखें दुनिया में चाइना जिस तरीके से लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे चाइनीज के बिजनेसेस जो हैं उनको बाहर में बिजनेस करना उनके लिए प्रॉब्लम हो गया है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट दोज बिजनेसेस इन पाकिस्तान। मैं डॉक्टर साहब आता हूं, आपने बड़ी अहम बात की है। अब इसमें सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइए, डॉक्टर साहब बड़ा अहम इशारा दे रहे हैं और वो ये है कि अगर ये कोरोना की वजह से IMF का सिलसिला जो है वो ज़रा सस्पेंडेड हो गया है और हमारे पास दिसंबर तक विंडो है, आप क्या समझते हैं कि हमें IMF के साथ रिवीजन के लिए जाना चाहिए? कि ये तो कोरोना आया, इसकी वजह से इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए, वरना तो ये 13.25% पे खड़े थे और उसमें हॉट मनी के चक्कर में चल रहा था कि हॉट मनी से क्या होगा, मुल्क चल जाता है। अभी भी वक्त है, इंटरेस्ट रेट 4 के नीचे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजली और गैस वगैरह बढ़ा रहे हैं, ये ना बढ़ाए। और स्टेट बैंक जो स्कीमें दे रहा है वो SMEs के लिए, उन लोगों के लिए स्कीमें दे जो छोटे ताजिर है या रेस्टोरेंट्स वगैरह टाइप के लोग हैं जो बैंकों से काम नहीं करते, उनको आप छोटी छोटी लोन दे, 10-20 लाख रुपए के अंदर अंदर दे, और उसमें अगर आपका थोड़ा बहुत बैड डेब्ट भी हो जाए तो हो जाने दे, मगर आपका मुल्क तो सरवाइव करे और आगे बढ़े। अभी इन्होंने रेस्टोरेंट जो खोलनी शुरू की है, इसमें 25 से 30% रेस्टोरेंट बैंकरप्ट हो गई है, वो खोलेगी ही नहीं। तो आपका धंधा है ना, घूम नहीं रहा, पहिया घूम नहीं रहा। अब पहिया जब तक नहीं चलेगा हर चीज के लिए, जब तक आपका काम मुल्क में इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो सकती। और ये कराची में तो सबसे बड़ा इलाका है, सब नजर आता है। यहाँ पे कुछ 40,000 रेस्टोरेंट है, 20-25-10,000 तो गायब हो गई है। मैं सिराज साहब आता हूँ इसमें जी। डॉक्टर इशफाक साहब, अब ये फरमाइएगा कि हम वापस जा रहे हैं, एक और चीज़ जो है वो ये है कि अब फिर पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो 15 दिन के बाद फिक्स की जाएंगी। अब बिजली जो है उसकी कॉस्ट कहाँ पे है, गैस का बहरान के बारे में वार्न किया जा रहा है कि जी आपको बड़े इसके किल्लत का सामना होगा। तो ये तो फिर हमारी बरामदात जो हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा कि ऑर्डर्स फिर आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी बातों के हद तक कहने के होगा, हम सब फ्यूचर टेंस की बातें कर रहे हैं और आई एम श्योर के गवर्नमेंट के जो इदारे होंगे वो उसको देख भी रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे होंगे, हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देने चाहिए।
वो देख रहे होंगे इसकी तरफ में कि अगर गैस की किल्लत है तो कैसे दूर किया जाए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ने इस वक्त हमें एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है और हमें चाइना से फ़ायदा उठाना चाहिए। कैबिनेट के अंदर एक ग्रुप है, तबका है वज़रा का भी, जो नहीं चाहता है। तो ये वही तबका है जो रोड़े अटकाता रहा 2 साल तक। मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि सर इस ट्वीट से बाहर निकले। आसिम बाजवा साहब ट्वीट से बाहर निकले हैं। ट्वीट से सीपेक नहीं चल सकेगा सेकंड फेज। इससे बहुत सीरियस काम करने की जरूरत है। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, मैं मौजूद हूं। मैं आसिम बाजवा साहब से कह रहा हूं, एक ट्वीट से बाहर निकले कि ये हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में बात ना करें। फ्यूचर टेंस में सियासतदान बात करते हैं कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये कर देंगे, वोट की खातिर करते हैं। आपको वोट की जरूरत नहीं है, तो आप प्रेजेंट टेंस की बात करें कि इस वक्त क्या हो रहा है। 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने आइडेंटिफाई किए थे सीपेक में 2015 में। 2020 खत्म हो गया, एक भी फंक्शन नहीं हुआ है इसका कोई जवाब? एक तो करके दिखा दें आप बगैर ट्वीट के। ये इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इस वक्त आप देखें खुद कि कितने चाइना पे अटैक हैं ग्लोबली बिजनेसेस पे। यही वो मौका है कि आप जाएं चाइनीज लीडरशिप से बात करें कि आपको जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उसके कम से कम एशियन हेडक्वार्टर तो पाकिस्तान में ले आओ भाई। एक दो कंपनी का सिर्फ एशियन हेडक्वार्टर यहां शिफ्ट कर दो। चाइना इस वक्त तैयार है, करें ये काम। इसी तरीके से ये चाइना में आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं, चाइना आपको पता है कि आईटी बिजनेसेस बहुत ज्यादा है, ये हिंदुस्तान से जाया करते थे ज्यादातर। वो आईटी के ग्रेजुएट को लेते थे वो। अब जो इस वक्त इवॉल्विंग सिचुएशन है, रिलेशनशिप है हिंदुस्तान से, तो क्या पाकिस्तान में अच्छे ग्रेजुएट नहीं है? यही तो पाकिस्तानी है जिन्होंने सिलिकॉन वैली में जाकर अपना नाम कमाया। पाकिस्तान में भी मौजूद है। बात करें चाइनीज से कि अगर हिंदुस्तानी वर नहीं जा सकते हैं तो हमारे लोग मौजूद हैं। दूसरी चीज यह है, चाइना में मैन पावर की शॉर्टेज होने वाली है। बाय 2050 सब 75 मिलियन वर्कफोर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। आप चाइनीज से कहें इसी सेकंड फेज में कि आओ यहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम करो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कायम करो, जो तुम्हें जिस तरीके से मैन पावर की जरूरत है वो ट्रेंड करो हमारे लोग आके करो। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल की शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।